सबसे पहले जोरदार तालियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, खबर अभी तक के मंच पर पधारने के लिए। किसी भी प्रदेश के मुखिया की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हर सरकार, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो ये कहती है कि हम अपने प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री जी, लगातार बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की कि उजाले बांटकर हर शाम घर जाने की आदत है। आप लोगों के बीच जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। खुला मंच आपने लगाया, जो अमूमन कम देखने को मिलता है कि पब्लिक के बीच जाकर सीधे सवाल जवाब हो, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, लेकिन आप उसके लिए तैयार रहते हैं। कि उजाले बांटकर हर शाम घर जाने की आदत है, मैं सूरज हूं समंदर में उतर जाने की आदत है, दिखावे के लिए झूठी मोहब्बत मुझसे मत करना, मेरे हमदम मुझे हद से गुजर जाने की आदत है। तो इन अल्फाज के साथ एक बार फिर से जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, 8.5 साल पहले जब एक नारा लगता था कि हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 है, उस वक्त आपने हरियाणा को किस स्थिति में पाया, किन हालात में पाया, और आज 8.5 साल बाद आप हरियाणा को विकास में, प्रोग्रेस में कहां लेकर गए हैं? हरियाणा किस मुकाम पर खड़ा है? नासिर जी, देखिए, 8 साल पहले जो हरियाणा की स्थिति थी, एक निराशा भरा वातावरण, एक अवसाद, एक भ्रष्टाचार से सब रास्ते भ्रष्टाचार की तरफ ही जाते थे, निकलते थे। अविश्वास की भावना लोगों में थी कि सरकार के माध्यम से किसी प्रकार की सुख सुविधा उनको मिलती नहीं है। तो ऐसे सारे अवसर पर, यानी हमने जब सत्ता संभाली उस समय हमने कुछ वायदे किए थे कि इन सब चीजों को ठीक करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे, पारदर्शी शासन लाएंगे, विकास के नाते से जितने काम पिछली सरकारों ने छोड़े वो सब पूरे करेंगे, और एक अच्छा शासन, सुशासन की हम व्यवस्था करके देंगे, ऐसा हमने उस समय वादा किया था। और लगातार उस सारी व्यवस्थाओं को बदल करके आज नई व्यवस्था में लोग अपने आप को सुख चैन की नींद सोते हैं और किसी भी प्रकार का कोई उनको भय नहीं रहता। भ्रष्टाचार कहीं दूर दूर तक अब नहीं है, अगर होता भी है उसको हम तुरंत पकड़ करके और जो उनको कार्रवाई करने की एजेंसियां होती हैं उनके हवाले करते हैं। इसलिए लोगों को एक, जिसको कहना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से बहुत बड़ी राहत मिली है। आज लोग समझते हैं कि ये 8.5 साल चलने वाली सरकार या केंद्र की 9 साल पूरे होने वाली सरकार, हम दोनों सरकारों के माध्यम से जनता को एक राहत मिली है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी ने काफी तारीफ की थी आपकी, और वो यहां तक कह गए थे कि कई बार तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुछ फैसलों को लेकर मुझे भी डर लग जाता है। और प्रधानमंत्री भी बार बार आपकी तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि इनोवेटिव, दूर की सोच रखने वाली सरकार है। 5 दशकों में ऐसी सरकार हरियाणा में देखने को मिल रही है जो हर वक्त हरियाणा के विकास के लिए सोचती है। उन्होंने भी काफी तारीफ की। जब आप जनता के हित के फैसलों की बात करते हैं, कोई योजनाएं लेकर आते हैं, तो आपके जहन में कौन कौन सी प्राथमिकताएं होती हैं जो आपको लगता है कि इन बातों को लेकर सबसे पहले जाना है? देखिए, सबसे पहला विषय तो ये रहता है कि हमारे जिम्मे जो काम है उस काम की ठीक से उसको परिभाषित किया जाए। काम जिम्मे रहता है, शासन में लोग समझते हैं कि हाँ भी कोई कुछ सड़कें बना देना, कुछ वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर देना, कुछ इस प्रकार के दिखने वाले विकास कर देना, ये अपने आप में काम होता है सरकार का। लेकिन अंतोगत्वा जनता की कष्ट क्या है, जनता परेशान क्यों है, और जनता परेशान है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मानस में कोई बात आ सकती है कि साधारण तौर पर जनता ने चुन के भेजा, हम जनता की परेशानियां दूर करेंगे। लेकिन मेरा सोचना इससे भी एक कदम आगे है। और आगे क्या है कि आखिर जिस जनता के लिए हमने करना है उस जनता के साथ हमारा संबंध क्या है, और वो संबंध इस नाते से हमने प्रारंभ में एक संस्कार पाया है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सामान्य जनता नहीं है, वो मेरा एक परिवार है, 3.25 करोड़ लोगों का परिवार है। इस परिवार की सेवा करना, इसकी परेशानी को दूर करना, ये टारगेट सामने रहता है। और वो जब सामने रहता है तो हर प्रकार की समस्या के हल करने के लिए नए नए तरीके, नई नई जानकारियां, नए नए टेक्नोलॉजी, वो सब सामने आते हैं। उन प्रयोगों को हम करते हैं, बिना झिझक के करते हैं, और हर समय सफलता मिलती है। ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हम नए प्रयोग सारे करते हैं। आपने अपने शब्दों में परिवार का इस्तेमाल किया, परिवार शब्द का, और परिवार पहचान पत्र के जरिए आप हरियाणा में एक नए बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
और लाभार्थियों को इसके जरिए हर योजना का फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये परिवार पहचान पत्र दरअसल परेशानी पहचान पत्र बन चुका है। देखिए नासिर जी, जब भी कोई किसी चीज का व्यवस्था परिवर्तन किया जाता है, बदलाव आता है, तो वो जो बदलाव होता है वो किसी को भी शुरू में अच्छा लगता नहीं है, बल्कि बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है। और जो उसकी प्रारंभिक जो स्थिति होती है, उस समय उसका मूल्यांकन करना भी ठीक नहीं है। जब उसका लाभ लोगों को मिलता है, उसके बाद ही लोगों को ध्यान में आता है कि इसका कितना लाभ हुआ है। आज ये लोग बौखलाए इसलिए हुए विपक्ष के लोग कि इतना बड़ा सिस्टम हो गया, और इतने बड़े सिस्टम में लोगों को जो राहत मिल रही है, इसके कारण से इस सिस्टम के अंदर ही खामियां निकाली जाएं। प्रारंभ करते हैं, कुछ खामियां मिलेंगी, क्योंकि आखिर मनुष्य उसको बनाता है सिस्टम को, और उसमें कमियां रहना स्वाभाविक है। लेकिन उस कमियों को कितना जल्दी हम ठीक कर सकते हैं, उस ठीक करने की गति हमारी इतनी ज्यादा है कि जो बातें हमने दिसंबर में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लागू की थी, क्योंकि बहुत समय से लागू नहीं हुआ, ये लागू 4 महीने से प्रैक्टिकली है। दिसंबर 25 को इसको कई चीजें हमने लागू की थी, जिसके अंदर राशन कार्ड बनाने की बात है, कुछ राशन कार्ड कटने की बात भी आई है, इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन अपने आप बनने की बात आई है, इसमें आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड और चिरायु हरियाणा, इस नाते से इसका प्रयोग हमने किया है। इसके अंदर जितने भी पात्र व्यक्ति उनको लाभ मिले और जो अपात्र उनको न मिले, ये सारा होने के बाद कुछ शिकायतें उसमें हमारे पास जनवरी फरवरी महीने में आई, हमने वो सब जो है मार्च के महीने में सबको ठीक किया है। जो ये शिकायत थी कि इतने राशन कार्ड कटे हैं, उसमें से लगभग 1.25 लाख राशन कार्ड ठीक भी कर दिए हैं, क्योंकि राशन कार्ड कटे उनके 3.25 लाख लोग ऐसे थे जो इनकम टैक्स पे करते थे, और 80,000 लोग ऐसे थे जिनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी आ चुकी थी। इसी प्रकार से ये सारे पैरामीटर्स देख करके हमने वो सारा निर्णय लिया, और इसकी मांग थी जनता की। अभी मैं 2 जिलों में होकर आया हूं, मैं वहां यानी लोगों से पूछा है, प्रत्येक जनता से, कि बोलो हमने क्या किया, कार्ड नए बने हो तो ठीक है, जो कटने चाहिए थे ठीक किया कि नहीं किया। लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये काटने ही चाहिए थे। किसी गरीब आदमी का अधिकार कोई सामान्य दूसरा व्यक्ति ले जाए, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमने उसको, ये तो कहते रहेंगे परेशानी पत्र है, मैं कहता हूं ये परेशान पत्र नहीं है, ये परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये है पीपीपी। अभी आपने गांव का जिक्र किया और गांव-गांव पहुंचे हैं आप, अभी 2 जिलों में आप पहुंचे हैं और आगे भी आपका प्रोग्राम रहने वाला है। किस तरह का अनुभव रहा मुख्यमंत्री जी, और आपको क्यों लगा कि अब लोगों से सीधा संवाद किया जाए, गांव-गांव जाया जाए, और किस तरह की बातें सबसे ज्यादा आपके सामने गांव के दौरे के दौरान, जनसंवाद के दौरान आई हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि गांव में जाना ये कोई बहुत नया काम हमने किया, ऐसा नहीं है, रूटीन के विषय है। हम जब चुनाव जीतते हैं उस समय भी जाते हैं गांव में, शहर में धन्यवादी दौरा करते हैं। बाद में जब भी कभी दौरा करना होता है, उस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, हम जनता से भी मिलते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब ये, क्योंकि पंचवर्षीय योजना ये सारी रहती है चुनाव की, 5 वर्ष के बाद चुनाव जब आता है तो सभी निकलते हैं। मैं निकला हूं ऐसा नहीं है, कौन नहीं निकला, कांग्रेस निकली कि नहीं, ये अपने चौटाला आईएनडी निकले कि नहीं, यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितनी पार्टियां सब अपने तरीके से निकल रही हैं। तो हम अगर एक बार निकल गए और शुरू में निकलते ही इस प्रकार के अभियानों में निकलते ही इनको इतनी परेशानी हो गई, तो इसका मतलब उनका जो भय है वो अंदर से बोल रहा है, और उसी में से वो इस प्रकार के क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं कि अच्छा इनको भी अब जरूरत पड़ गई। हम गाँव में इसलिए जा रहे हैं कि हमने जो कुछ किया, जनता को उसका लाभ कितना हुआ, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं है कि भी केवल एसी रूम्स में बैठ करके अपनी योजनाएं बनाते रहेंगे, आगे चलाते रहेंगे। प्रत्यक्ष योजना का लाभ नीचे पहुंचता कि नहीं पहुंचता, बीच में कहीं रुक तो नहीं गई है, कठिनाइयां तो नहीं है। कुछ जो कठिनाइयां वो जो सामने आते हैं उसको हम ठीक भी करते हैं। इसलिए गांव गांव जाने के बाद जितने मैंने विषय वहां पूछे, सब लोगों ने उसकी सहमति जताई कि हाँ हमारे यहाँ सारी बातें ठीक है। नौकरियां, अब ये पारदर्शी नौकरियों का विषय आया, एक एक गांव में कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100, कहीं 150 ये नौकरियां मिली हैं। और वो प्रत्यक्ष लोगों ने खड़े होकर बताया कि एक 8 साल 9 साल पहले जब पिछली सरकार थी, उस समय बड़े बड़े इतने इतने बंडल ये रुपयों के लेकर के जो लोग जाते थे, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते थे, और जितना दुनिया भर का भ्रष्टाचार उस समय चलता था, आज सबको बिना पर्ची बिना खर्ची, ये जो हमने एक शब्दावली उपयोग की है, वो सब जनता में प्रचलित है कि कोई पैसा हमको देना नहीं पड़ा। हमको तो पता भी नहीं लगता कब हमारा नौजवान जाके परीक्षा दे आया, अपने मार्क्स ले आया, और कब उसको नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही तब पता लगता है हमारे बालक की नौकरी लग गई। गरीब परिवारों को बच्चे, बल्कि यहां तक उसको नौकरी लगते ही उसको बधाई देने के लिए हमारे अपने संगठन के लोग उसके घर जाते हैं, भैया तुम्हारी नौकरी लग गई, मिठाई खाओ। यानी एक इस प्रकार का,
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है। अब इसके अंदर एम्प्लॉइज को इतना बड़ा आनंद आया हुआ है कि वो अपना साल में एक बार भरते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, जिस हिसाब से जो उसकी इच्छा होती है, पहली दूसरी तीसरी चॉइस। 90% जो कर्मचारी हैं अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक सारी चीजें, इसी परिवार पहचान पत्र का इतना बड़ा कमाल है कि इसमें से लोगों को, यानी उनके बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन लग गई, अपने आप लग गई, वो इसमें से लग जाती है। और अभी तो जो सुधार हमने अभी लागू किए उसका लाभ मिल रहा है। बहुत चीजें ऐसी हैं अभी भी पाइपलाइन में, जब वो सामने जाएंगी और उसके बाद लोगों को लगेगा कि ये सरकार घर पर डिलीवरी हर चीज की देती है, तो ये जानकारियां गांव-गांव जाने के बाद ही मिलती हैं। तो गांव जाने के बाद हमको लगता है कि संतोष होता है, कोई कमी छोटी मोटी फिर भी वहां सुझाव के रूप में आती है। हम जनसंवाद के नाते से उनसे बातचीत भी पूछते हैं, एक एक व्यक्ति खड़े होकर के अपने मन की बात बताता है, कठिनाई भी बताता है। हम हर किसी से लिखित जो उनके रिपोर्ट है वो भी लेके आते हैं, या लिखित में उनकी कोई शिकायत होती है वो भी लेके आते हैं, जनसंवाद पोर्टल में उसको चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर काम करते हैं, हमको भी उसकी जानकारी मिलती रहती है भी कितनी समस्याएं लोगों की थी और कितनी उन्होंने हल की हैं। एक सिस्टम बन गया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है हमको। आपने अभी ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र किया और उसकी तारीफ भी हुई और दूसरे राज्यों ने भी अनुसरण किया है। लेकिन रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब यहाँ पर थे, दिन में दीपक हुड्डा भी आए, कुमारी सैलजा भी आई, किरण चौधरी आए, इनेलो के नेता भी थे, जेजेपी तो आपके साथ में ही है, आम आदमी पार्टी के भी थे। उनका ये कहना है कि हरियाणा तो रोजगार में बहुत पीछे चला गया है, नौकरियों में बहुत पीछे चला गया है। एक रिपोर्ट वो सीएमआई की पेश करते हैं और आप कहते हैं कि हमने रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध करवाए हैं, नौकरियां लगातार हम लोगों को दे रहे हैं। जिसका गणित कमजोर हो तो मैं उसको पढ़ा नहीं सकता। मेरी समस्या क्या है, यही है, उनका गणित बहुत कमजोर है। कितना ही हम बता लें कि इस लेवल पर हम पहुंचे हैं और आज हरियाणा की ये स्थिति है, लेकिन उनको रटाफिकेशन, क्योंकि उनकी एक मनचाही पत्रिका है CMIE, और उस CMIE पत्रिका को जब पढ़ते हैं तो जरा उनका जोश चढ़ जाता है उनको। CMI पत्रिका ऐसी है, मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं CMI पत्रिका की बात कर रहा हूं। वो पत्रिका ऐसी है जो सितंबर 2017 में जिन्होंने हरियाणा में एक सर्टिफिकेट दिया कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2% है। हमको वो भी सच नहीं लगता, कभी भी हरियाणा में 2% रही होगी, क्योंकि एक सोशियोलॉजी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि एक रोजगार बेरोजगारी एक चलता हुआ प्रवाह है। अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री, वहां भी 4 से 5% बेरोजगारी रहती है, उससे कम कभी होती नहीं है। किसी भी देश में प्रदेश में 4 से 5% से कम कभी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास तो आज डाटा ऐसा है कि जो परिवार पहचान पत्र में एक एक व्यक्ति से हमने सेल्फ डिक्लेरेशन ली कि आप क्या करते हैं, तो जो बेरोजगार लिखने वाले अपने आप को जो लोग हैं वो 8 लाख लोगों ने, 8.25 लाख लोगों ने अपने आप को कहा हम बेरोजगार हैं। तो 8.25 लाख लोग, और अगर इसको मैं 18 साल से लेकर के और 60 साल तक, क्योंकि वर्किंग क्लास यही होती है 18 से 60, ये आबादी लगभग कोई 1,80,00,000 के लगभग होगी, 170 होगी। तो 180 में अगर 8 लाख होते हैं तो ये तो वही 4-5% बनता है। मैं कहता हूं कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार नहीं लिखाया होगा, फिर भी नए बेरोजगार हमारे इसके बाद आ गए होंगे, 1 लाख और आ गए होंगे। तो 5 से 6% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है नहीं। और इन सबका डाटा हमारे पास ऑनलाइन डाटा है। उस ऑनलाइन डाटा को कोई भी देख सकता है, किसी परिवार के लिए देख सकता है कि किस परिवार में कितने लोग, बच्चे कितने हैं, पढ़ाई कितने कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार कितने कर रहे हैं, उसके बाद हाउसवाइफ्स कितनी हैं, उसमें बेरोजगार कितने हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं। वो डाटा ऑनलाइन आज किसी के लिए उपलब्ध है। जब अपने आप को कहते हैं कि ये है, तो इनकी पत्रिकाएं एक 1500-2000 लोगों का सैंपल लेकर के, और उसमें भी मुझे जानकारी मिली है 15 साल से ऊपर के लोगों को भी पूछताछ कर रहे हैं। 15 से 18, क्या हम उसको रोजगार बेरोजगार में नापेंगे या हम प्रयत्न करेंगे उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही बेरोजगार मानना चाहिए। 15 से 18 किसी की मजबूरी होगी, जिसने 10वीं से आगे पढ़ाया नहीं होगा, वो कोई थोड़े बहुत % हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयत्न रहेगा कि उस परिवार की कोई भी मजबूरी होगी उसको हम दूर करेंगे। 15 से 18 के बच्चों को भी स्कूल में ला करके उनकी +2 की पढ़ाई करना, ये इसको सुनिश्चित करेंगे। सर, एक बात यह भी है कि गुड़गांव पूरी दुनिया में IT हब के रूप में पहचाना जाता है, तो क्या सरकार की कुछ ऐसी भी प्लानिंग है कि गुड़गांव की तर्ज पर हरियाणा के और किसी जिले को इस तरह से विकसित किया जाए ताकि रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा हों?
देखिए, गुरुग्राम बड़ा स्वाभाविक एक उसकी जो एडवांटेज है, लोकेशनल एडवांटेज है उसकी, दिल्ली के एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण से जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो बड़ी मात्रा में वहाँ आई। 500 जो फॉर्चून कंपनीज हैं उनमें से लगभग 400 कंपनीज वर्ल्ड की जिनके ऑफिस आज भी गुड़गांव में बन गए हैं। गुड़गांव आगे बढ़ा है। अब गुड़गांव के बाद वही स्पीड अब फरीदाबाद ने पकड़ी है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट फरीदाबाद से मात्र 15-20 किलोमीटर पड़ता है। तो जो लाभ गुड़गांव को दिल्ली एयरपोर्ट का मिला है वही लाभ फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट का मिलेगा। इसके बाद यही लाभ आगे हमारा हिसार एयरपोर्ट है। हिसार में जैसे ही एयरपोर्ट हमारा हो जाएगा, फंक्शनल होगा, उसके बाद हिसार में भी इसी प्रकार की प्रगति ये होगी। साथ में सोनीपत है, जो कि दिल्ली के निकट होने के कारण से केएमपी का जो एक कनेक्शन मिल गया है एयरपोर्ट से और गुड़गांव से भी, तो मारुति का भी बड़ा एक आगे है इंडस्ट्री खरगोदा में, तो सोनीपत का भी धीरे धीरे स्वरूप वो निकल रहा है। इसके बाद पंचकुला का भी धीरे धीरे स्वरूप निकल रहा है, क्योंकि पंचकुला में हमने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। वहाँ के डेवलपमेंट में अभी तक ईडीसी के चार्जेस, बाकी जो और चीजें थी वो जरा हायर साइड पर थी। वहाँ के लोगों ने सुझाव दिया कि ये भी एक डेवलपमेंट अच्छी मोहाली की तरह हो सकती है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पंचकुला के साथ बन रही है, उसका ईयरमार्क हो गया सारा विषय, और वहाँ हमने सारे रेट्स वगैरह भी सब ठीक किए। अब वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए आना शुरू कर दिया है, चाहे वो रेजिडेंशियल कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल कर रहे हैं। सब चीजें पंचकुला के क्षेत्र में भी काफी बढ़ रही हैं। पंचकुला एक ऐसी लोकेशन है जो हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब और हरियाणा, इसके एक सेंट्रली लोकेशन, एक ऐसा शहर है जिसका स्वाभाविक आगे बढ़ना ये बहुत तेज गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, किसी भी राज्य के विकास के लिए कानून व्यवस्था बेहतर हो, ये बहुत मायने रखता है। और इन दिनों काफी चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कि वहां पर बहुत सख्ती के साथ सीएम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हरियाणा कानून के मामले में कानून व्यवस्था फेल है, इस क्राइम में नंबर 1 है, इस क्राइम में इतना ज्यादा है। तो आपने हरियाणा में किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है कि अपराधों पर लगाम लग पाए, और आज आप हरियाणा को कानून व्यवस्था के मामले में देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, आसपास के सभी प्रांतों में हरियाणा की कानून व्यवस्था बढ़िया है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, इन सब प्रांतों में हरियाणा की कानून व्यवस्था आज भी बढ़िया है। और इन सब प्रांतों में अगर किसी इन्वेस्टर का, वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनका अगर कोई बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है तो हरियाणा है। हरियाणा में आज कितने ही गैंगस्टर्स हैं, उनकी नकेल हमने कसी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 350 ऐसे गैंगस्टर्स और खास करके ये जो नशीली दवाओं के अंदर व्यापार करने वाले लोग हैं, इनकी नाभि पर चोट मारी हमने। नाभि यानी जैसा कहा जाता ना कि रावण की जान उसकी नाभि में थी, राम जी ने उसकी नाभि पर तीर मारा था तब वो मरा था। ये जितने गैंगस्टर्स और ये नशीली दवाओं के विक्रेता और ये सारे जो डील करते हैं इसमें, इनके सबके कोई भी इस प्रकार का बैड एलिमेंट है, उसकी जान जो होती है उसकी प्रॉपर्टी में होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी को छेड़ दिया जाए तो सब भाग खड़े होते हैं। 350 से ऊपर गैंगस्टर्स जिनकी प्रॉपर्टीज को हमने उड़ा दिया, तबाह कर दिया, और इलीगल भी सारी चीजें उनकी थी। अब उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, और हम इस सारे मामले में इतने सतर्क हैं कि जहां भी हमको पता लगता यहाँ हरियाणा के अंदर कोई यानी बिल्कुल जिसको कहता है पनप नहीं सकता है। ये ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं जो इस प्रकार की हमको ध्यान में आ रही हैं, उसके अंदर वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से ही खराब है, और जो खराब थी उसको ठीक करने के लिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी ज्यादा खराब होगी उतना ही वहां प्रगतिकरण ज्यादा होगा ठीक करने में। हमारे यहाँ उस प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा में किसी प्रकार की ऐसी ना किसी को भय है, ना किसी के खिलाफ कोई डर है, और हम जो है इन सबको काबू करने के लिए हमारी पुलिस, हमारी बाकी एजेंसी सब सतर्क है। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल बुलडोजर चलाने की यहाँ पर कोई ऐसी जरूरत नहीं, हमने चलाया है चला है बुलडोजर। कुछ जगहों पर। हाँ, ऐसा नहीं कि बुलडोजर नहीं चला है। कुछ लोगों ने तो मजाक में ये भी कहा कि वहां बाबा का बुलडोजर चल रहा है या ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर तो यहाँ हमने पिछले दिनों में खूब चलाए हैं, और अभी भी छोड़ते नहीं हैं। अभी हमने जितना भी क्लीन ऑपरेशन, अभी 4 दिन पहले भी हमारी पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन के अंदर सैकड़ों लोगों को उनके खिलाफ यानी
कार्रवाई भी हुई है, उनके यहाँ छापे भी पड़े हैं, बहुत सी चीजें इलीगल वेपन्स भी पकड़े हैं। हम समय समय पर अपने पुलिस के माध्यम से ही अभियान चलाते रहते हैं। अब कोई इस प्रकार का चुसकता नहीं है कि हमें कोई वारदात किसी प्रकार की यहाँ कोई करनी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां छोटी मोटी सब जगह चलती हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ किसी प्रकार का ऐसा, अब हमने साथ में जब से ये हरकोका पास किया है, मकोका के तर्ज पर हरकोका का पास किया है, उस दिन से और अब सब लोगों को खौफ हो गया कि यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा कोई। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक बात और है कि आप लगातार शुरू से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आपका विशेष ध्यान रहा है इस क्षेत्र में काम करने को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्नदाता की बात हो, इसको लेकर सरकार ने अब तक कौन कौन सी वो प्राथमिकताओं के साथ काम किए हैं जो प्रदेश की जनता को और उनके विकास को लेकर, उनके फायदे को लेकर आगे बढ़ते रहें? देखिए, हमारा एक सुखी जीवन के अंदर सुखी जीवन लाने के लिए 5 चीजों का एक प्राथमिकता हमने तय की हुई है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान। ये 5 चीज ऐसी हैं जिसको 5S कहता हूं मैं, और ये 5S को पूरा करने के लिए एक छठा S का उपयोग करते हैं, वो है सुशासन। तो ऐसी चीजों पर काम करने के लिए एक एक विभाग के बारे में हमारी पूरी टीम बैठ के सोचती है। शिक्षा है, शिक्षा में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और उसको लागू करने वाला हरियाणा जो है, मुझे लगता है देश भर में सबसे पहला प्रांत होगा। सारे देश में तो 2030 तक लागू होगी। हमने तय किया कि इस नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको 2025 तक ये लागू कर देंगे हम। और इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज वो सब तैयार हो गई हैं। उन्होंने चाहे वो एजुकेशन का मानो उसका पाठ्यक्रम भाषा ज्ञान का हो, चाहे वो पाठ्यक्रम जो है स्कूली पाठ्यक्रम जो 12 साल में पूरा होता था उसको 15 साल करने का प्री प्राइमरी स्कूल की बात हो। स्कूलों में भी एजुकेशन का लेवल ऊंचा करने के लिए हमने संस्कृति मॉडल स्कूल, चाहे वो प्राइमरी पहले खोले हुए थे, अब हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो भी खोलने शुरू कर दिए हैं। सुपर 100 अपने आप में पहले 2 सेंटर थे, अब उसको 4 सेंटर कर दिए हैं। इसी प्रकार से जितना भी शिक्षा में जो हम परिवर्तन कर सकते हैं मूलचूल, जो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी कांग्रेस सरकार में लागू की हुई थी, उसमें भी हमने मासिक टेस्ट और त्रैमासिक टेस्ट स्कूलों में लागू करके स्कूल में बच्चे की शिक्षा, इसका लेवल कैसे ऊपर उठे, ये लगातार कर रहे। रिजल्ट हमारे चाहे 10वीं के हैं चाहे +2 के हैं, ये एक प्रकार से आसपास की स्टेट से भी अच्छे आ रहे हैं, दिल्ली से भी अच्छे आ रहे हैं। जो दिल्ली अपने आप को बहुत कुछ शिक्षा मॉडल दिल्ली का, शिक्षा मॉडल दिल्ली का, उससे अच्छी शिक्षा हरियाणा में बच्चों को मिल रही है। तो इस नाते से ये सारी चीजें शिक्षा में हम कर रहे हैं। स्कूल हमारे यहाँ बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे थे जहां बच्चों की संख्या कम थी। अब स्कूलों का खोलने का एक, चाहे वो राजनीतिक पहल कर लें चाहे कुछ भी, हर गांव में स्कूल खोलने की जो होड़ लगी थी, उसमें बच्चों की संख्या कम होने के बाद भी लगातार स्कूल खुलते रहे। हमने कहा बच्चों की संख्या पूरी चाहिए, अध्यापक की संख्या पूरी चाहिए, तो उसका एक रैशनलाइजेशन ये हमने करना शुरू किया। और रैशनलाइज करके एक एक बिल्डिंग में 4-4 स्कूल बने हुए थे, यानी एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल अलग, मिडिल स्कूल अलग, हाई स्कूल अलग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग, बिल्डिंग एक, 4 हेड बने हुए हैं और चारों हेड का एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं। हमने सब मिलाकर के उन 4 का स्कूल एक रहेगा, उस एक स्कूल में सब क्लासेस चलेंगी और उसके अंदर ये स्ट्रीम के अलग अलग इंचार्ज बना करके और हम उसका सिस्टम चलाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो, उसके अंतर्गत पूरा स्कूल रहेगा और सब बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी टीचर्स उपलब्ध होंगे। तो उससे हमारी संख्या टीचर्स की भी बचत हो गई, अध्यापक बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल गई और अब उसमें बच्चों की संख्या बढ़ भी रही है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में खास करके महिलाओं की शिक्षा, इसके अंदर हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर एक महिला कॉलेज होगा। पिछले इस 5 साल में या समझो 8 साल में हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 42 कॉलेज केवल महिलाओं के हैं और इस गति को हम और भी आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ मांग और आ रही है। अभी मैं पलवल जिला में होकर आया तो 2 गांव में वहां से मुझे डिमांड आई कि वहां जो है कॉलेज खोलने चाहिए, तो हमने उसकी मैपिंग दोबारा से करके, हो सकता है 20 किलोमीटर से कम भी उसका एरिया करना पड़ेगा, तो कुछ और नए जो कॉलेज की आवश्यकता होगी उनको हम खोल रहे हैं। क्लस्टर सिस्टम में जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उन सब में साइंस कम से कम एक स्कूल में, एक दायरा 5-6 गांव का, उसमें एक में साइंस जरूर होगी, साइंस और कॉमर्स, ताकि बच्चे जो साइंस और कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छा वहां से पढ़ाई का एक लेवल मिल सके। यूनिवर्सिटीज में KG to PG ये 4 यूनिवर्सिटीज ने और अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर KG में जो बच्चा वहां दाखिल होगा वही आखिर तक PhD तक PG तक वो उसकी वहीं पढ़ाई हो, ऐसा एक सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। नए नए प्रयोग हैं, ये सब प्रयोग उसमें किए जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा गरीब बच्चे को मुफ्त कैसे मिले, इसका हम प्राइवेट स्कूलों में भी
चिराग नाम से हमने योजना बनाई कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां भी अगर गरीबों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप की इच्छा होती है वो किस स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो वहां भी 5वीं तक 700 रुपये महीना, 8वीं तक 900 रुपये महीना और 12वीं तक 1100 रुपये महीना ये सरकार की ओर से दिया जाएगा कि आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो आप वहां भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बहुत से परिवर्तन हम लाए हैं और मुझे लगता है शिक्षा में हरियाणा कहीं भी पीछे नहीं है। किसानों की बात करें, अभी बार बार आपने इस पर जवाब दिया है कि बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से बहुत नुकसान किसानों का हुआ और आपने उनको भरोसा दिलाया, आपने वादा किया कि मई तक हम गिरदावरी करवाकर सबको मुआवजा दे देंगे। गिरदावरी हो चुकी है पूरी। जी, लेकिन कुछ जगहों से अब हो सकता है उसमें कुछ अपडेट आपके पास हो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर कुछ जगहों पर किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ के पोर्टल खुले नहीं हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जहन में आई हैं या आपके सामने आई हैं, तो उस पर किस तरह से आपने काम किया कि ताकि मई तक जो आपका वादा है वो पूरा हो जाए? देखिए, शुरू में कठिनाई आई थी और उस कठिनाई का एक कारण था कि ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि जब बुआई होती है, बुआई के इतने दिन तक इसके अंदर अपनी एंट्री करें ताकि हमने क्या चीज बोई है, कितनी बोई है। वर्षा आई है, लेकिन वर्षा आई है लगभग उस पोर्टल के बंद होने के बाद, और ये मार्च में ही वर्षा ज्यादा आई है और मार्च की वर्षा है, उससे पहले पहले पोर्टल बंद था। अब उसके बाद क्षतिपूर्ति और वो खोलने के लिए हमने कभी क्षतिपूर्ति में किसान जो है 72 घंटे के अंदर अपनी एंट्री करेगा कि मेरे खेत में इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की एंट्री करेगा। जिन लोगों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पहले से एंट्री कर रखी थी उनको कठिनाई नहीं आई, लेकिन बहुत लापरवाही ऐसे किसान कर गए जिन्होंने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में एंट्री नहीं की थी। और न करने के उनके कारण ये थे कि मैंने तो कौन सा मंडी में जाके बेचना है, मैं तो बाहर बाजार में बेचूंगा, क्योंकि कीमत जो है खास करके सरसों की पिछले सालों में एमएसपी से ज्यादा बाजार में मिला था और अभी भी बाजार में ज्यादा मिल रहा है कहीं कहीं। तो सबको ये था कि सरसों इस बार भी ज्यादा भाव मिलेगा, इसलिए मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये पता नहीं होता है कि भी इस प्रकार की कठिनाई आएगी कि प्राकृतिक तौर पर बरसात आएगी, किसी को पता नहीं होता। अब अंततः तो उनको जब कठिनाई आई तो हमने कहा कि जहां जहां गांव में ऐसी फसल नुकसान हुई है वहां के दोबारा से मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खोल दिया जाए ताकि उनको मौका मिल जाए, वहां भी एंटर करें, वहां भी एंट्री करें। अब जब ये डिमांड शुरू हो जाती है तो उस समय फिर एक गांव दूसरा गांव जहाँ नुकसान नहीं भी हुआ वहां भी लोग भरने की इच्छा करते हैं। लेकिन हम इसका भले ही सारे पोर्टल खोल करके दोबारा हमने एंट्री करा दिया है, लेकिन इसकी जांच पूरी की जाएगी। जैसे जांच पहले हम करते थे वही जांच आगे भी होगी कि उसकी स्पेशल गिरदावरी भी होगी, पटवारी भी करेगा, तहसीलदार भी करेगा, कुछ एक सैंपल एसडीएम करेगा, सैंपल डीसी भी करेगा। और मोर ओवर अब हमने उसका सैटेलाइट का जो इमेजरी है पिछले 2 साल से ये भी चल रही है कि सैटेलाइट की इमेजरी से पता लग जाता है कि कहाँ फसल नुकसान हुई है, कहाँ नहीं हुई है। मुआवजा जिसका खराबा हुआ उसको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन किसी का खराबा नहीं है और वो ये समझे कि मुझे कौन देख रहा है, मैं भी जाके भर देता हूं क्योंकि छोटी सी को दी है, उसकी एक तहकीकात, उसकी जांच करने के बाद उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन सबका मुआवजा सर्टन करने के बाद मई के महीने में पूरा मुआवजा देंगे, कहीं रोकेंगे नहीं। जहां तक फसल इस समय बिक्री हो रही है, मंडियों के अंदर सरसों भी खूब बिक रही है और इस समय लगभग 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। शुरू में जब तक इसका जो पैरामीटर्स तय थे लस्टर लॉस के या उसके दाने के टूटे हुए दाने के, वो सब चीजें कंप्लीट होने के बाद अब सबको लगभग 600 करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में पैसा भी भेज दिया है। तो हमारे यहाँ दिक्कत की कठिनाई नहीं आती है। प्रोसीजरल चीजें वो लापरवाही चाहे किसान की रही हो चाहे किसी और कर रही हो, उसको ठीक करने के लिए मुझे समय दिया, सब ठीक हो चुका, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। कर्ज की बात करते हैं। कर्ज का मुद्दा भी काफी इन दोनों चर्चाओं में है और आप जगह जगह आपने इस बात का जिक्र किया है, चैलेंज भी दिया आपने विपक्ष को कि इस तरह के आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं तो लेकर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि प्रदेश पर 4 लाख से ज्यादा कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है। तो और आप ये कहते हैं कि हर सरकार कर्ज लेती है विकास के लिए, और हरियाणा कर्ज के मामले में आज कहां खड़ा है? देखिए, जैसे मैंने पहले टिप्पणी की है कि हिसाब किताब सबको कैसे समझाया जाए, और वो हिसाब किताब जो उनके अपने टाइम का है। अब एक बात मैं बार बार कहता हूं और वो जैसे होता ना कि मैं तो ना मानूं, एक मैं कई जगह सुनाया भी, आपके यहाँ सुना देता हूं। कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जाके कहता है कि भगवान मैं एक शर्त लगा के आया हूं और आज मैं शर्त जीतूंगा। कहने लगे अच्छा बता क्या शर्त लगाई? कहने लगे मैं शर्त लगा के आया हूं 2 2 5 होते हैं। कहने लगे ये तो तुम हार गया शर्त। कैसे हार गया? 2 2 4 होते हैं। कहले तू कह रही है मैं मानूं भी? मैं तो नहीं मानता। तो ऐसा किसी को लगता हो
कि भी गणित में कोई भी चीज उल्टी सीधी बोल दी है। अब मेरा पहला प्रश्न ये है कि 2014-15 में जब वो छोड़ कर गए थे, उस समय ही उन्होंने कर्जा कितना छोड़ा था? वो कहते हैं 71,000 छोड़ा था, मैं कहता हूँ 98,000 छोड़ा था। अभी 71-98 का फैसला पहले कर लें, फिर आगे की बात करेंगे। आज तो दीपेंद्र जी कह रहे थे 74,000 भी, 74,000 मैं भी वही कह कह रहा हूँ, पहले ये फैसला कर लें। और ये तो मैंने कुछ नहीं करना, वो जो किताबें गणित है, वो जो बुक्स में लिखा है, कंप्यूटर पर चढ़ा है, सीएजी के अकाउंट में है, सिस्टम में है। और 27,000 का लोचा क्या है वो बताता हूँ। हमारी पावर की जो कंपनीज हैं, ये भी स्वतंत्र होती थी कर्जा लेने के, और ये कर्जा लेती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं, और सरकार के हाथ में आ जाता है कि भी इसका रेट मत बढ़ाओ, रेट मत बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, रेट नहीं बढ़ाते। वो हालांकि कंट्रोल तो एचईआरसी करता है, लेकिन एचईआरसी के माध्यम से भी क्या दबाव रहता होगा, क्या नहीं रहता होगा, और या फिर अचानक उनके कुछ बीच में खर्चे बढ़ते होंगे, उस समय जो भी रहा। लेकिन जब हमने सत्ता संभाली, उस समय पावर कंपनियों पर 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। और केवल हरियाणा में था ऐसा नहीं है, ये सारे देश में माहौल में ऐसा था। 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज सारे देश में था। और इस 3.5 लाख करोड़ रुपया अगर पावर कंपनीज के ऊपर बना रहा, पहली बात तो कि और कर्ज पावर कंपनीज को कोई नहीं देगा। फिर ये जिस प्रकार की बैड रेपुटेशन कर्जा ना वापस करने वाली कंपनी की होती है, उनको बाजार में अगर पैसा मिल भी जाए तो महंगे रेट पर मिलेगा। ये कंपनियां पावर की 10-11% कर्जे पर, यानी ब्याज पर कर्जा लेती थी। देश में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पावर मिनिस्टर ने बैठ के तय किया कि एक बार इन सब कंपनियों को कर्ज से मुक्त किया जाए। उदय योजना बनाई। उस उदय योजना में लगभग 95%, 90% कर्जा स्टेट्स को कहा कि आप इसको, और जो है इस कर्जे को अपने ऊपर ले लो, कंपनियां जो है कर्ज विहीन हो जाएं। हमने 27,000 करोड़ रुपया कर्ज हरियाणा सरकार का उनका जो है अपने जिम्मे डाल लिया। और वो 27,000 कर्ज वो कर्ज था जो 31,000 रुपया इनके समय का पावर कंपनियों पर था। तो अगर 27,000 कर्ज वो अगर जोड़ देते हैं तो ये 71 और 27 98 बनता है कि नहीं? तो 98 से शुरू करेंगे तो जवाब कुछ और होगा, 71 से शुरू करेंगे तो जवाब कुछ और होगा। तो पहले ये बताएं वो शुरू कहां से करते हैं? गिनती तो एक से ही शुरू होगी, तो एक किसको मानते हैं वहां से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे हिसाब लग जाएगा। आगे जहां तक टोटल कर्ज का विषय है, वो भी मैं इनको बताना चाहता हूं कि कर्जा कोई भी स्टेट कुछ भी ले लेती है ऐसा नहीं है। सब सरकारों के ऊपर एक बंधन होता है कि आप एफआरबीएम के हिसाब से 3% का कर्ज आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और जो टोटल जीएसडीपी जितना भी स्टेट का है, उसके 25% ही कर्ज ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जीएसडीपी इनके समय था लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। तो 3 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से ये 75,000 करोड़ रुपया ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि उस समय पावर की कंपनियां इसमें नहीं आती थी, बाहर थी। 75 ले सकते थे, 71 ने लिया, 75 नहीं रहा होगा तो 74%, 72%, यानी 25 नहीं तो 24% हो गया, 24 या 72। अब स्टेट ने इतनी प्रोग्रेस की है, उसके बाद हमारी जितने भी हमारी पॉलिसीज थी, हमारे सारे सिस्टम थे, ईज ऑफ डूइंग में हमने बहुत अच्छा काम किया, बाहर के इन्वेस्टर्स बहुत आए, हमने रोजगार पूरे दिए हैं। सब करने के बाद आखिर जीएसडीपी बिना प्रोग्रेस के तो नहीं बढ़ता अपने आप। तो जीएसडीपी आज, जो रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, आज वो 10 लाख करोड़ रुपया हो गया। और जब 10 लाख करोड़ रुपया हो गया, एक दूसरा, कोविड के दिनों में सारे देश भर में देश ने कहा कि अब हमें 25% में काम चलता नहीं है, हमको इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33.5% कर दिया। तो अगर 33.5% पर जाते हैं तो 10 लाख के ऊपर हमको 3,35,000 करोड़ रुपया हम ले सकते हैं। लेकिन हमने वहां तक भी नहीं गए, हम 26% तक ही गए। अभी 26% में जो 10 लाख है वो 2,60,000 करोड़ रुपया कर्ज हम ले सकते हैं। आज हमारा कर्ज 2,53,000 करोड़ रुपया, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते हम। हाँ, ये अलग बात है, उन नॉर्म्स को तोड़ करके लेने वाली जो सरकारें हैं, उसमें एक इनकी भी सरकार थी कांग्रेस की, अब तो वो आम आदमी की हो गई है। वहां 42% कर्ज हो गया उनका, पंजाब का 42%। और हमारे यहाँ लाभ ये हुआ कि वो जो 27,000 करोड़ रुपया हमने वापस इधर लिया था, तो पावर की कंपनीज थोड़ा सा अच्छी हो गई, मजबूत हो गई। आज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दो कंपनीज हैं, उत्तर और दक्षिण की, यानी दोनों A+ हो गई है। और A+ 2 कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन की या स्टेट की सब डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज सभी A+ देश में किसी और प्रदेश में नहीं, इवन गुजरात की भी नहीं है। गुजरात के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में शायद 4 हैं, 3 हैं, वो सारी के सारी A+ नहीं है। A+ हमारी दोनों कंपनी है। तो हम उस सारे चक्र में से बाहर निकल आए। पावर का हमारी आज कोई शॉर्टेज नहीं है।
और हमने कभी रेट भी नहीं बढ़ाए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया। हाँ, लाइन लॉसेस जो इनके समय के 34% छोड़ के गए थे, वो हमने 14% लेके आए, 20% लाइन लॉस कम किया है। तो ये 20% लाइन लॉस ऐसे ही कम नहीं हो गया, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया, लोगों को जागरूक किया। हमने तो गांव में जाकर के झोली फैलाई कि बहुत कुछ आप सरकार से लेते हो, एक चीज सरकार की भी आप वापस कर दो। क्या कर दो कि जो बिजली के बिल है वो भरने शुरू कर दो। ये सरकार लोगों के सामने हमने कहा और लोगों ने इस बात को माना। आज खुशी है कि 6800 गांव में से 5600 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे। ये ठीक है। ये जो गर्मी का समय होता है, यानी ये महीना मई और जून का, इसमें कठिनाई होती है। मई और जून के महीने में गर्मियां बहुत होती हैं, बिजली की कंजम्पशन खपत बढ़ जाती है, जनरेशन थोड़ी कम हो जाती है, पानी भी कम हो जाता है। यानी बरसात जो पहाड़ों से पानी आता है, हाइड्रो के जो प्लांट होते हैं उसमें बिजली की ऊर्जा की यानी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। तो ये एक 2 महीने की कठिनाई और सब जगह ही सारे देश में रहती है, हमारे यहाँ नहीं। फिर भी हम पावर जो है पूरी परचेज करते हैं और चाहे महंगी मिले सस्ती मिले, हम लेकर के जनता की यानी आवश्यकता को पूरा करते हैं। बातचीत के दौरान कोरोना का भी आपने जिक्र किया, कोविड का, और वो एक ऐसा वक्त था जो हम सभी के लिए एक बुरी यादें छोड़कर गया, ज्यादातर लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो अभी भी मुख्यमंत्री जी, कोरोना के केसेस फिलहाल बढ़ रहे हैं देश में भी, और हर राज्य में कुछ ना कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल सरकार की कोरोना पर किस तरह से नजर है, और ईश्वर न करे कि अगर इस तरह की स्थिति फिर से आती है, तो हरियाणा के लोग इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारी सरकार ने हर तरह से तैयारी की हुई है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने तो जो कोरोना उस समय 2020-21 में रहा है 2 साल लगातार, उस समय भी हरियाणा ने प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में, जो सारा देश में उन्होंने गाइड किया, उस हिसाब से हमने भी सब तैयारियां जीरो से लेकर, हमारी जो टास्क फोर्स थी, हमारी जो टीमें थी, सब ने नीचे गांव-गांव तक जा करके उस सारे की तैयारी की और उसमें से सकुशल हरियाणा भी निकला, सारा देश भी निकला। अभी दोबारा से ये चीजें शुरू हुई हैं, लेकिन देश सतर्क है, हरियाणा भी सतर्क है, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही आएगी नहीं और हम आने भी नहीं देंगे। और उसके लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे आयुष का डिपार्टमेंट, हमारा बाकी सभी यूएलबीज, ग्राम विकास, जितने भी नीचे लेवल पर जो लोगों को काम करने होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को एक प्रकार का सब सर्कुलर जारी हो गए हैं, सबके लिए नोटिफाई हो चुका है सारा ये, कि हम इसको सतर्क रहेंगे, सावधानी पूरी रखेंगे। केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सब लोग तैयार हैं। मुझे एक बात याद आ रही है। किसी वक्त आप जम्मू कश्मीर के प्रवास पर थे, अगर आप साझा करना चाहें तो। एक दिन आपके पिताजी ने आपको फोन किया कि तुरंत घर आइए, और आप फिर पहुंचे कि पता नहीं क्या हुआ है, और उसके बाद फिर आपके जहन में कोई एक फैसला, आपने कहा कि आपसे बातचीत के दौरान पता चला था कि जो आपस में रिश्ते होते हैं तो जो जमीन का बंटवारा होता है, वो वाली बात थी। तो वो क्या हुआ था, और बड़ा ही वो दिलचस्प वाकया भी था, और वो बहुत एक अच्छा तरह इस मामले में काफी लोगों को परेशानी भी हुई थी। तो फिर आपने अपने दिमाग में एक बात रखी थी कि इस तरह का फैसला होना चाहिए और इस तरह का काम होना बहुत चाहिए। अंदर की बातें आपको कहां से पता लग जाती है? था वो पारिवारिक मामला। अचानक लेकिन आपने प्रदेश के पिताजी, हित के लिए हाँ, उसमें कुछ सोचा पिताजी फिर? अस्वस्थ थे और मैं उस समय जम्मू में अपने प्रवास पर गया हुआ था, तो अस्वस्थता के कारण से उनके मन में क्या विचार आया क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद जब मैं घर मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करें कि आप 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो मेरे पास ये जो जमीन जायदाद थोड़ी सी है, आप इसको जो है ना, मेरी जो क्या विल, वसीयत, वसीयत किसी वकील को बुलाओ और वकीयत जो है, विल जो है वो लिखवा लो, ताकि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, बाद में फिर परिवारों में झगड़े होते हैं। ये मैंने कभी क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो अपने ढंग से जैसा उनको थोड़ा सा तसल्ली देने की बात की, लेकिन उनका कि नहीं नहीं, देखो तुम्हारे जो मेरे चाचा जी का दांत पहले हो गया था, तुम्हारे चाचा जी के बेटे जैसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और घर घर की ये कहानियां हैं, बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए। खैर बहुत समझाने के बाद भी उनका कि नहीं। तो मैंने अपने 2 कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया, मैंने कहा पिताजी ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो उनका नहीं, जैसा पिताजी कह रहे हैं उनकी इच्छा का ही मान करना चाहिए, और आपको क्या है, आप जो लिख के जाएंगे लिख जाएंगे। तो कुल मिला के उतनी बात थी कि उन्होंने वसीयत लिखी, और वसीयत लिखने के बाद वो दे गए। हालांकि जब उन्होंने मुझे कहा कि भी इसमें आपका भी एक हिस्सा, मैंने कहा मैंने क्या करना है, मेरी तो कोई आवश्यकता भी नहीं, और मैं तो अपना जीवन से समाज को समर्पित कर दिया। तो
अब बड़े बड़े ही होते हैं, उनका कि नहीं नहीं, तुम्हारे भाई भी तुम्हारी इज्जत करेंगे अगर ये तुम्हारे पास रहेगी और यहीं पर रहेगी तो उनको रहेगा ये बड़े भाई की जायदाद है, तो उनको शायद उनकी भी इच्छा रहेगी कि कल को हमारे काम आएगी, कुछ और होगा ये। लेकिन हमने कहा ठीक है आप दे दो, लेकिन ये जो कुछ मैं रखूंगा ये भाई भाइयों को नहीं, समाज के लिए, ये समाज को ही दूंगा। और हैरानी की बात है कि 1 एकड़ उसमें से मैंने एक संस्था को मैं दान कर दी है। 3.25 एकड़ थी तो 2.25 एकड़ बाकी बची है। मूड आएगा कभी, पता नहीं क्या कर देंगे। इस तरह का एक फैसला यूपी में भी हुआ और आपने भी कोशिश की थी कि जो पारिवारिक झगड़े होते हैं जमीन जायदाद की वजह से, तो इसको किस तरह से आसान किया जा सकता है कि रजिस्ट्री के खर्चे को लेकर भी लोग कोशिश करते हैं उससे बचने की, और काफी दिन तक वो चीजें चलती रहती हैं। अच्छा ना कि ये वसीयत की चीजें भी होती हैं, बाद में फिर जमीनों के बंटवारे के झगड़े होते हैं। हमने एक विचार किया है कि उस पर एक लेजिस्लेशन लेकर के आए हम, जिसमें जमीन मान लो कोई अपनी यानी किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद अपने परिवार के लोगों की जमीन जो बंटती नहीं है, तो जो बंटवारे हैं वो बंटवारे समय पर हो जाएं। वरना क्या है, बिना बंटवारे की चीजें जब आगे चलती है तो वर्षों वर्ष चलते रहते हैं, कोर्ट केस बहुत होते हैं। आज अगर लिटिगेशन में किसी कोर्ट से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिटिगेशन किस बात की है, तो लैंड मैटर्स की है। तो लैंड मैटर्स, जमीनों के मामले, इसका जो झगड़े कम हो तो इसलिए उसके पार्टीशन एक निश्चित समय में करने का हम लेजिस्लेशन सोच रहे हैं। वो एक चर्चा करने के बाद हमारी जो लीगल टीम है उसको बताया है, वो करके और एक रेवेन्यू का ऐसा लाएंगे ताकि साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई टाइम पीरियड रखा जाए कि उतने में अगर परिवार के लोग अपने आप कर लेंगे तो ठीक है, अपने आप नहीं करें तो लेजिस्लेशन करके उनको ऑफर दिया जाए कि ये है, इसमें आप कोई सहमति बना करके इसको करिए ताकि उनके झगड़े समाप्त हो। कई बार क्या होता है, एक जमीन मानो 5 लोगों की साझी जमीन है, कॉमन वो जो उसका शेयर है सबके, एक आदमी अड़ जाता है, 4 की भी जमीन जो है उनके साथ अड़ी रहती है, वो बिकती भी नहीं है, वो फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं एक आदमी के खिलाफ और सालों साल चले जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं कई बार। तो इन चीजों को ठीक करना, एक हमारे यहाँ कुछ हरियाणा में लगभग 100 गांव ऐसे हैं जिसकी कंसोलिडेशन अभी नहीं हुई है, और कंसोलिडेशन के झगड़े भी ये बहुत पहले नहीं होते थे, जमीन की इतनी कीमत नहीं थी, आज जमीन की कीमत बहुत हो गई है। कोई कहता मुझे रोड साइड पर दे दो, कोई कहता मुझे इस साइड में दे दो, तो वो झगड़े भी काफी बने हुए हैं। उस पर भी कोई ना कोई हम तरीका साइंटिफिक ला करके उन 100 गांवों का भी कंसोलेशन करेंगे। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री जी, ई टेंडरिंग का मुद्दा काफी गर्माया, लगातार आपकी सरपंचों से बात भी हुई और एक दिन तो हुआ कि 6-7 घंटे तक बातचीत चलती रही। आप गांव भी अभी गए हैं, बहुत से सरपंचों ने विरोध किया, बहुत से सरपंचों ने इस बात को अच्छा बताया कि इसके जरिए गांव का विकास होगा पारदर्शिता के साथ। गांव में जब आप गए तो आपने गांव के लोगों से भी बात की और सरपंचों से भी बात की, तो वहां फिर आपको क्या कुछ सुनने को मिला और जानने को मिला? देखिए, पहली बात तो ये कि हम जो अपना लक्ष्य रखते हैं ना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए प्रयोग के माध्यम से किसी भी सीमा तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जब ये विषय आया कि ई टेंडरिंग लोग नहीं चाहते तो हमने पूछा लोगों से क्यों नहीं चाहते। अभी भी गांव के दौरे में मैंने खुल करके पूछा तो लोगों ने बिल्कुल खुले रूप से कहा कि जिनकी इच्छा होती है इस पैसे में से कुछ ना कुछ निकाल करके और मैं अपनी जेब में डालूं, वही ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। अन्यथा ई टेंडरिंग जो है एक पारदर्शी तरीका है। आखिर टेंडरिंग में तो ये होता है कि भी कोई एक काम कराना है, जितने लोगों की इच्छा वो सब आए, जो L1 होगा, जो काम अच्छा करेगा उसको कराना है, उसमें व्यक्ति की अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। अब ये चूंकि हमारे सरपंच आज तक दूसरे तरीके से करते चले आए, हमने जब पूछा तो बहुत से सरपंच तो पहले ही करने लगे आपका अच्छा ये जो स्टेप है, लेकिन धीरे धीरे करके अब मुझे लगता है एक 300-400 सरपंचों को छोड़ करके आज सब सहमत हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको करना चाहिए। गांव में अगर उनके गांव में भी पूछ लिया जाए, वो भी कहेंगे कि नहीं ये स्टेप अच्छा है और इसको हम लगातार जो कर रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी मुश्किल के अंदर हम जो है घबराते नहीं हैं। और थोड़ा कठिनाई होती है तो हमको लगता है कि इसका कहीं भी जो असर होगा वो ठीक ही होगा। यानी जब कभी आदमी सफर करता है ना, तो सफर करने में एक आदमी सह लेता है कि रास्ते के अंदर धूप आए, छाया आए, सब चलता चला जाऊंगा मैं। अगर कोई ये कहे नहीं छाया छाया मिलती रहे, तो उसके लिए उसकी कामयाबी उसको मिलती नहीं है। धूप ही है जो उसको कई बार एक हौसला देती है कि भी मेहनत भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। मैं इसके लिए एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि धूप बहुत काम आई, धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफर में। धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफर में, छांव में अगर होते तो शायद सो गए होते। बहुत खूब, बहुत खूब।
यहाँ से फिर एक शेर मैं भी कहूंगा और मैं गठबंधन की बात भी करूंगा आपसे। गठबंधन की सरकार चल रही है और आप कह चुके हैं कि हमारी कोशिश तो ये कि ये रिश्ता इसी तरह से मजबूत चलता रहे। उप मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि हमारी 5 साल तक सरकार चल रही है, गठबंधन में चलेगी। लेकिन बीजेपी और जेजेपी के बहुत से नेता बहुत सी अपनी बातें करते हैं। तो आपका क्या कहना है एक बार फिर से कि गठबंधन को लेकर कि मजबूत रिश्ता कितना है, या फिर ये कहा जाए कि अभी तो साथ चलना है समंदर के मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है? देखिए, जब साथ चलना होता है तो एक दूसरे की समझ बढ़ा के चलना होता है। और ये परिवार ऐसा है कि जिसके साथ आज हम नहीं, बहुत पहले भी साथ साथ चले हैं। अलग बात है कि जब साथ चलते थे उस समय हम थोड़ा छोटे पार्टनर के रूप में काम करते थे, वो बड़े पार्टनर होते थे। आज थोड़ा उल्टा है, हम बड़े पार्टनर है, वो छोटे पार्टनर है, लेकिन समझ तो काम करती ही है। साथ चलना है तो छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके ही चलना होता है, और उस मंजिल जो है वो सामने रख के चलना है। मंजिल मिल जाएगी तो समझो ये छोटी मोटी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। इन्हीं दिनों अभय चौटाला भी यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा थी। अभय चौटाला कह रहे हैं कि मेरी कोशिश ये है, इनेलो पार्टी की कोशिश ये है कि हम बीजेपी और जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। देखिए, जनता का मैंडेट, उसका सम्मान करना होता है। ये ठीक है कि हमारा गठबंधन चुनाव से पहले नहीं था, लेकिन चुनाव में मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली तो ये तो आखिर जनता का फैसला है। और जनता का फैसला जब होता है उस समय 5 साल के लिए सरकार भी कोई ना कोई देनी होती है। अब चूंकि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ हम विचार के साथ गठबंधन करके चलना तो वही श्रेष्ठकर है। तो हम विचार में कांग्रेस तो हो नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा ही लूटपाट करती रही। तो लुटेरों का जो घर हो उसके साथ तो कभी उस घर में घुसना भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कोई हमारे हम विचार समविचार थोड़ा नजदीक होंगे उसी के साथ चलना ठीक लगेगा। तो उस नाते से ये परिवार हमारे नजदीक था, उन्होंने हमसे कहा, हमने उनसे कहा, दोनों की बात बनी और आगे चल पड़े। एक सवाल सर, जब भी चुनाव होते हैं तो एसवाईएल का जरूर आता है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, तो क्या अभी कोई गुंजाइश है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकल सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए? आप भी काफी कोशिश करते रहे, बहुत सारी बातें पंजाब की रही, वक्त ये भी आया कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रही। देखिए, ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, ये केंद्र यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये शुरू हुआ था। हालांकि हमने तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को ही कहा था कि निर्णय तो आप ही को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, एक प्रयत्न करके देख लीजिए। उन्होंने 4 महीने का समय दिया। 4 महीने में 1, 2, 3 मीटिंग हुई और हर मीटिंग में विषय वहीं का वहीं। वो पंजाबी में कहावत है कि पंचांदा आखा सिरमत थे पर नाला उथे दा उथे। तो सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए भी आखिर में उसी स्टैंड पर रहे। हमने कहा कि हमको तो नहर बनानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर तो बननी चाहिए, और बननी है तो फिर वो बनानी भी पड़ेगी। बनाएगा कौन, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि इसको केंद्र सरकार बनवाएगी, केंद्र सरकार की कोई एजेंसी बनाएगी, पंजाब सरकार बनाएगी, या हरियाणा पंजाब मिलकर बनाएंगे। जो भी कुछ करना है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया, हर बार रिजल्ट वहीं का वहीं। अंततः तो हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप इसका फैसला करिए, और बातचीत में से कोई निकलने वाली बात नहीं है। हर बार वही बात करेंगे तो समय बर्बाद करने वाली बात है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, अब अंततः सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना कि यह नहर किस एजेंसी ने बनानी है। मुख्यमंत्री जी, हर राज्य की राजनीति में बहुत कुछ गर्माहट वाला माहौल भी होता है। हम हरियाणा में भी देखते हैं, जब विधानसभा में चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस भी होती है। लेकिन और कांग्रेस बीजेपी की अगर बात की जाए तो एक दूसरे पर वार पलटवार होते हैं। हुड्डा साहब और आपको लेकर ये कहा जाता है कि दोनों व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं घेरते हैं, वो एक राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। कई बार आज की राजनीति में हम देखते हैं कि शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखकर आगे बढ़ा जाता है। तो इस चीज को किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है राजनीति में, जब हम एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर राजनीति का स्तर कि भाई यहां से आगे बढ़ना नहीं? देखिए, राजनीति एक बात है, सामाजिक जो आदमी का स्टेटस होता है या समाज में रह करके सामाजिक परंपराओं का निभाना, ये अलग विषय होता है। राजनीति में कभी भी स्थायी कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। आखिर हर व्यक्ति अपनी विचारधारा अपनी पार्टी के हिसाब से चलता है,
और पार्टी के नाते कांग्रेस का हमेशा हमारा उनका बहुत कुछ सैद्धांतिक बातों से को लेकर के विरोध रहा है। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से कांग्रेस ने शासन करना शुरू किया तब से, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जब ये आज़ादी मिली तो उस समय जो ये आज़ादी की बातें लिखी गई और उस समय के ऊपर अगर देश के महात्मा गांधी ने तो कहा था कि देश का बंटवारा जो है मेरी लाश पर होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार किया तो एक प्रकार से देश की ताकत कम हुई, भारत खंडित हुआ। उस समय से लेकर के और आगे शासन करने की जितने भी पद्धतियां चली बिना किसी विचारधारा के, केवल ये किन प्रकार राज करना है, तो इस राज को करते करते देश को एक ऐसे गड्ढे में लेकर के चले गए कि देश हर दृष्टि से आगे बढ़ने में दुनिया में बहुत पिछड़ गया। जापान और भारत एक ही समय में आजाद हुए थे। हम 1947 में हुए थे, जापान शायद 1946-48 में आसपास ही हुए थे। जापान कहाँ पहुंच गया दुनिया में और हम कहाँ रह गए, हमसे आगे निकल गया जापान। तो इस नाते से कांग्रेस का एक जो बैकग्राउंड वो एक डार्कनेस हमेशा रही। हमने धीरे धीरे जनता को समझा करके और हम शासन में आए हैं, तो अल्टीमेटली वैचारिक मतभेद हमारे हैं, हम जरूर एक दूसरे को वैचारिक दृष्टि से टोकेंगे भी, बात करेंगे, लेकिन राजनीति में आकर के कभी भी बिलो द बेल्ट ये कभी भी हिट करने का कोई कारण बनता नहीं है। आपका वैचारिक मतभेद तो रहेगा, लोकतंत्र में इकट्ठे रहने वाले हैं, एक ही देश में रहने वाले हैं, दोनों पार्टियां एक देश में रहने वाली हैं, लोग एक जगह रहने वाले हैं, दूर तो कोई जाने वाले नहीं है, लेकिन एक सीमा से आगे बढ़ने का मतलब है व्यक्तिगत दुश्मनियां पालना कोई अर्थ लगता नहीं है। तो इसलिए कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत, मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहने वाले दो भाई अलग अलग पार्टियों में चलते हैं, पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में चलते हैं, अलग अलग आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो इस नाते से कभी भी सामाजिक स्तर पर हमको वैर विरोध की भावना कभी बनने नहीं देनी चाहिए। एक दिलचस्प बात और है कि जब भी अब काफी दिन से जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो शायरी का एक दौर होता है, एक शेर आप पढ़ते हैं, एक शेर फिर विपक्ष की तरफ से आता है, हुड्डा साहब पढ़ते हैं, और इस पर अभय चौटाला जी एक चुटकी लेते हैं कि ये पहले से तय करके आते हैं दोनों कि कौन कौन सा शेर पढ़ने वाला है। ऐसा कि वो तय करके मेरे साथ आते कि नहीं आते, मैं और आप तो तय करके नहीं आए। आपने भी आज शेर बोले और मैं भी शेर के माध्यम से, मैं बहुत सादा आदमी हूं और अपनी सादगी को अपना श्रृंगार मानता हूं, तो सादगी के नाते हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। इसी नाते से जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, उस दिन आईने की हार हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस पर किसी ने कहा है कि हर नजर होती है खुद अपने ही दिल का आईना, जिसने देखा जिस नजर से उस तरह जाना मुझे। मुख्यमंत्री जी, अब चुनाव का वक्त करीब है और चुनावी गियर लग चुका है, पार्टियां कोशिश कर रही हैं। बीजेपी का आने वाले वक्त में और आपका क्या विजन है हरियाणा को लेकर कि अब इन बातों को सामने रखकर प्राथमिकताओं के साथ हरियाणा के विकास को साथ अगले हम चुनाव में जाएंगे और इस तरह से हमें लोगों की सेवा करनी है? देखिए, मैंने बताया कि लोगों के जीवन को कैसे सुखी किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो व्यापार के लिए होता है या फिर इंडस्ट्री के लिए होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने सिस्टम्स को कैसे सरलता से उपयोग करती है, उसका एक लाभ है। लेकिन आम लोगों के लिए रहन सहन के तरीके में कैसे ईज ऑफ लिविंग ये कैसे हम ला सकते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि शासन जो है वो हमारे हित के लिए है, शासन के माध्यम से हमको हर चीज की वो जरूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग करते हैं, इसलिए ईज ऑफ लिविंग। और उसमें भी आगे चल करके हमारे सामने ऐसा है कि लोगों में एक लोगों की खुशी कितनी है, कितने संतुष्ट हैं, इसका भी कोई पैरामीटर बनना चाहिए। मैं भूटान की आपको बात बताऊंगा। भूटान एक ऐसा देश है जहां हैप्पीनेस इंडेक्स इसकी मेजरमेंट होती है। हमारे यहाँ तो इंडेक्स बनते हैं, ये प्राइस इंडेक्स है, ये हमारा शेयर इंडेक्स है, ये हमारा बीमारियों का इंडेक्स है, ये इस पानी का इंडेक्स है, ये इंडेक्स चलते हैं। लेकिन क्या हैप्पीनेस इंडेक्स इसकी मेजरमेंट की जा सकती है क्या? तो ये प्रयोग हम हरियाणा में करके दिखाएंगे कि हरियाणा के लोग, आम जो उनका जनजीवन है वो कितना सरल होता है, कितना सुगम होता है, कितना आसान होता है। किसी को भी अपने काम करने में से इधर उधर झांक करके अपनी समस्याओं के हल के लिए समय ना लगाना पड़े, समस्याएं उनके स्थान पर गांव में घर में जाकर के सरकार हल करे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। अच्छा, एक बात और है कि गांव को लेकर आप काफी
फोकस रहते हैं, आपकी कोशिश होती है। आपने क्या पाया अब तक? लगातार आप गांव में गए हैं, लोगों से बातचीत की है, पहले से आप काम करते रहे हैं, कि गांव का विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है कि ये सबसे पहले वहां के काम हो? और जब हमारे देश में कहावत है कि जब गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। देखिए, गांव की कुछ कठिनाइयां हैं, चूंकि वो शहरों से दूर एक बसी हुई बस्तियां हैं। वहां पर शिक्षा अपने में एक विषय है। अगर शिक्षा पर्याप्त मिलती है तो फिर गांव के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी से पढ़ लिख करके वहां पर, हालांकि मेरी अपनी पढ़ाई गांव में ही हुई है, प्राइमरी की भी गांव में हुई है, हाई हाई स्कूल भी गांव में ही हुआ है। तो गांव में शिक्षा में विद्यालय ऐसा कमजोर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना उसमें आज शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं समय के हिसाब से, तो हमें गांव की शिक्षा को और थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, वो हम दे रहे हैं। इसी प्रकार गांव के अंदर स्वच्छता, ये एक बड़ा अभियान हमको लेना होगा कि स्वच्छता अभियान, ये भी गांव में, जैसे तालाब हैं, तालाब ओवरफ्लो हो जाते हैं, तालाब एक प्रकार से गंदगी भर जाती है, उसकी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए वो है नहीं। कभी पहले तो गांव के लोग पानी का उपयोग करते थे, सिंचाई के लिए भी करते थे, पशुओं के लिए पिलाने के लिए भी करते थे, इवन स्नान भी करते थे। हम तो जब छोटे होते थे गांव में तालाब जो होते थे, साफ पानी की, नीला पानी, दौड़ करके बुर्जी से छलांग लगाते थे और जाके नहा लेते थे। आज गांव में वो तालाब वैसे रहे नहीं है, कुछ तो बस्ती के अंदर आ गए, कुछ वो जो गंदी नालियां हैं वो तालाब के अंदर जानी शुरू हो गई, पहले ये नहीं होता था। अब उनको साफ करना और उस पर वहां कोई ना कोई इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कि कोई पार्क बन जाए, कोई लाइटें लग जाए, कोई लोगों को वहां घूमने के लिए जगह मिल जाए, ऐसे पार्कों की व्यवस्था। फिर वहां की गलियां, सड़कें, नालियां, इसका पानी की निकासी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या है। तो ऐसी ये व्यवस्थाएं। फिर वहां किसान को हर प्रकार की सुविधाएं, आज के आधुनिक युग में आज मशीनीकरण बहुत हो गया, तो उस मशीनीकरण के कारण से उसको दूध चाहिए, पशु तो रखने हैं, लेकिन अब बैल नहीं चाहिए, उसको बैल नहीं चाहिए, गाय चाहिए, भैंस चाहिए, झोटा नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की ये चीजें भी हैं जो उसके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो ऐसी सब व्यवस्थाओं को आज के मॉडर्न सिस्टम से डेवलप करना, और गांव के लोग पलायन न करें, गांव के लोग पलायन करके शहर की तरफ न जाएं, उनका रोजी रोटी यानी उनका व्यवसाय, उनको रोजगार, ये गांव में ही कैसे मिले, और उनकी उपलब्धता के लिए जो आज चीजें यानी उनके कंज्यूमरिज्म के नाते से उनका जो उपयोग आने वाली चीजें उनको गांव में मिल जाए। तो गांव में मार्केटिंग की चीजें भी हमें, गांव में बाजार भी खड़े करने पड़ेंगे। ये सब सिस्टम खड़े करेंगे तो मुझे लगता है गांव के लोग पलायन नहीं करेंगे, रुकेंगे, और गांव हमारा एक अच्छा सुचारू ढंग से चलने वाला। खुली हवा गांव में मिलती है, शहर में कंजेशन से बल्कि बीमारियां बढ़ती हैं, गांव के व्यक्ति बीमार उतने नहीं होते हैं। तो इसलिए गांव के अपने जो लाभ हैं वो वहां बना के रखें, विकास के नाते शहर वाला विकास गांव में जाए, और गांव के लोगों की जो आत्मीय एक प्रेम प्यार है, जो उनका एक भाव भावना है, वो शहर के लोगों में आए। इसलिए रेसिप्रोकल ये काम हमको करने पड़ेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी, अभी जो वक्त बचा है अभी इस सरकार का, इसमें आपको किन बातों को लेकर लगता है कि अब ये काम और जल्दी हमें करने हैं, प्राथमिकता के साथ करने हैं, और अपने अब तक के इस कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं संतुष्ट हूँ एकदम, मुझे कोई उसमें ये लगता नहीं है कि हमने कोई कम काम किया। ये ठीक है, 2 साल हमारे कोविड के कारण से जिसने हमारी गति को कम किया, जो फील्ड के अंदर हम क्या, वो कोई भी संस्था नहीं कर पाई, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाई, वो वर्क फ्रॉम होम, वो सारे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हमारे कोई भी काम हो, हम करते रहे। लेकिन जो काम हमने नई व्यवस्थाएं परिवर्तन के किए हैं, उसका लाभ नीचे तक कैसे पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। लगातार हर एक कुछ सिस्टम को लागू करके हम नीचे तक, गांव तक कैसे उसका लाभ मिले। हमने बहुत से सिस्टम किए, स्वामित्व की योजना बनाई। अब स्वामित्व की योजना में गांव के अंदर लोगों को अपने मकान मालिक, अपना घर का मालिक कैसे वो बने, अब ये योजना नीचे सबको मिल जाए, उसका लाभ ये हम कर रहे हैं। शहरों में 20 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, इसका लाभ उनको मिल जाए, ये हम काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के कार्ड के नाते से जो उनको सुविधाएं मिलनी है वो सब मिल जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। रोजगार के नाते से जो हमारे सिस्टम बनाए हैं, चाहे वो HPSC के माध्यम से, चाहे स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से, चाहे HKRN के माध्यम से, फिर स्किलिंग के माध्यम से जो बेरोजगार है, जो मैंने बताया 6-8 लाख लोग हैं, इन 8 लाख लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनको कैसे रोजगार मिले। हमने सोचा कि 1 लाख लोग हम अगले 1-1.5 साल के अंदर विदेशों में भेजने वाले हैं। और अब तो जो प्राइवेट नौकरियां जो लोगों को लेनी है, या इंडस्ट्री को जो जरूरत है, उसकी डिमांड भी वो HKRN में डाल करके और उनसे डिमांड पूरी करें, ताकि इन सब लोगों को हम रोजगार दिला सकें। रोजगार दिलाना
और वहाँ पर ये जो सारे सिस्टम्स हमने बनाए, इसका लाभ लोगों को मिलना, ये हमारा 1-1.5 साल का एक क्राइटेरिया रहेगा, ताकि जनता से किए हुए सारे वायदे और जनता की आवश्यकताएं दोनों को हम पूरा कर सकें। सर, 1-2 सवाल और हैं। आखिर में ये आपसे जानना चाहता हूं कि जब योजनाएं आती हैं, और आपने पहले जिक्र किया, जो मजबूत इरादे हैं, दृढ़ निश्चय आप कर लेते हैं, टेंडरिंग का आपने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें आई, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन आपने कहा कि हम इसको करके रहेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है और हमारा मकसद विकास है। तो ये जो दृढ़ निश्चयता है, ये किस तरह से आती है, या फिर ये राजनीति में आगे बढ़ते जब हम जाते हैं तो फिर ये फैसले लेने होते हैं, विचलित नहीं होता है मन, कई बार बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैंने बताया कि हम टारगेट को सामने रखते हैं और उस टारगेट को सामने रखते हुए बहुत सी चीजें इधर हमें मानो विचलित करने के लिए आती भी हैं, तो हम विचलित नहीं होते हैं। और दृढ़ निश्चय करके हम अगर सफलता हमको दिखती है तो उसका एक अपना आनंद भी आता है और उसी रफ्तार से हम चलते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है। बहुत खूब। तो हम सलीके से चलते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती और लोगों को उसका लाभ मिलता है। और आप जिस तरह से कहते हैं कि हरियाणा के विकास के लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, देश के राष्ट्र की सेवा के लिए, तो किसी ने तो मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। तो इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है आपके हवाले से कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, हरियाणा पर और देश पर अभी तो लुटाने के लिए जान बाकी है। मैं कहता हूं कि बहुत कुछ दिया है हमने, यानी देश को, अभी तो देना और भी बाकी है। बहुत खूब। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुख्यमंत्री जी, हमारी कोशिश ये रही कि हम हर सवाल आपसे करें, विपक्ष के सवाल होते हैं, जाहिर सी बातें पूछे जाने चाहिए एक लोकतंत्र में। खबरें अभी तक लगातार इसी रास्ते पर चलता रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, जैसी बातें आ रही हैं वो जनता के सामने हो जाए, फैसला जनता करती है। 6 साल इसी महीने हमें पूरे हुए हैं और लगातार हमारी ये कोशिश रही है, और आपने इसी जगह पर शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था, इनागुरेट किया था खबरें अभी तक को। खबरें अभी तक इसी प्रकार से तरक्की करता रहे। खबरें अभी तक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारे सवालों के जवाब के लिए और इस बेबाक अंदाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब आपका, और आपसे गुजारिश है सीएम साहब कि आप थोड़ी देर स्टेज पर ही रहें। एक बहुत अहम जिम्मेदारी आपसे अदा करवानी है, साथ ही आपको भी सम्मानित किया जाएगा खबरें अभी तक के मंच के जरिए। हमारे एमडी जनाब विशाल गर्ग साहब सीएम साहब को एजाज से नवाजते हुए। बहुत शुक्रिया सीएम साहब।